नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चोरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, नामकरण और विशेषताओं के बारे में संक्षेप में जानेंगे। संसार की सभी भाषाओं को लिखने के लिए किसी न किसी लिपि का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार देवनागरी भी एक लिपि है जिसका प्रयोग मूलतः हिंदी भाषा को लिखने के लिए किया जाता है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति मूलतः ब्राह्मी लिपि से हुई है। प्राचीन समय में आर्यों के द्वारा प्रयुक्त की गई ब्राह्मी लिपि संभवतः दुनिया की सर्वाधिक परिपूर्ण प्राचीन लिपि है। समस्त भारतीय लिपियों का जन्म उर्दू और सिंधी के अतिरिक्त ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तीसरी चौथी शताब्दी से ही भारतवर्ष में ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था। इसी ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि विकसित हुई और 7वीं शताब्दी के आसपास से विवृत होने लगी। कुछ विद्वान इसे ब्राह्मी लिपि ही मानते हैं, जिसमें किंचित परिवर्तन के साथ उसका नाम देवनागरी हो गया। अर्थात देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। फिर भी यहाँ एक बात ध्यान रखना आवश्यक है कि देवनागरी लिपि भले ही ब्राह्मी से उद्भूत हो, किंतु अपने विकास क्रम में उसने फारसी, गुजराती, रोमन आदि की लिपियों से भी तत्वों को ग्रहण किया और एक परिपूर्ण लिपि के रूप में विकसित हुई। यथा विराम चिन्हों का अधिकाधिक प्रयोग देवनागरी में रोमन लिपि के प्रयोग से ही और प्रभाव से ही आया। इसी कारण यह है कि संस्कृत भाषा कारक विभक्ति आदि के व्याकरणिक नियमों से इस प्रकार कसी हुई है कि इसके लिए विराम चिन्हों की अधिक आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, जब उसका प्रयोग हिंदी जैसी नवीन भाषाओं के लिए शुरू हुआ तो स्पष्टता के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक हो गया। हिंदी भाषा की अनेक विशेषताएं देवनागरी लिपि के प्रयोग के कारण है। देवनागरी लिपि का नामकरण। इस लिपि के नामकरण के विषय में विद्वानों में मतभेद है। देवनागरी के नामकरण से संबंधित निम्नलिखित विचारधाराएं हैं जिनके आधार पर इस लिपि के नामकरण का निर्णय किया जा सकता है। पहला, देवनागरी लिपि के नामकरण के संबंध में पहला और प्रमुख सिद्धांत यह है कि देवनगर में प्रयोग के कारण इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। प्राचीन काल में देवी देवताओं की पूजा कुछ विशेष संकेतों और चिन्हों के द्वारा होती थी, जो विभिन्न प्रकार की आकृतियों यथा त्रिकोण, चतुर्भुज आदि के मध्य लिखे जाते थे। इन आकृतियों को देवनगर कहा जाता था। देवनगर के मध्य लिखे जाने के कारण इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। दूसरा मत, गुजरात के देवनगर नामक स्थान से संबंधित होने के कारण इस लिपि का नामकरण देवनागरी के रूप में हुआ। यह सिद्धांत भी भाषाविदों के मध्य प्रचलित है। देवनागरी लिपि का सर्वाधिक प्राचीन प्रामाणिक लेख गुजरात में ही 706 ईस्वी में प्राप्त हुआ, जो इस सिद्धांत की पुष्टि करता है। तीसरा मत, अपने प्रादुर्भाव के तुरंत बाद इस लिपि ने संस्कृत भाषा को सुशोभित किया। चूँकि संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है, इसलिए इसका नाम देवनागरी लिपि हो गया। गुजरात के नागर विद्वानों के द्वारा प्रयोग किए जाने के कारण भी कुछ विद्वान इसका नाम देवनागरी होना मानते हैं। नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं। अब देवनागरी लिपि की विशेषताएं और गुण। देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक है। ध्वन्यात्मकता देवनागरी लिपि की सर्व प्रमुख विशेषता है। ध्वन्यात्मकता को सरल भाषा में समझे तो इसका अर्थ है जैसा बोला जाए वैसा लिखा जाए और जैसा लिखा जाए वैसा ही बोला जाए। देवनागरी में प्रत्येक लिपि चिन्ह का एक निश्चित ध्वन्यात्मक मूल्य है। इसके द्वारा उच्चारित ध्वनियों को व्यक्त करना बहुत सरल है। दुनिया भर के भाषाविद भी मानते हैं कि देवनागरी एक वैज्ञानिक लिपि है। इस लिपि में वर्णों का संयोजन बहुत ही व्यवस्थित, सुसंगठित व क्रमबद्ध ढंग से किया गया है। प्रत्येक वर्ण को उसकी विशेषता और प्रकार के आधार पर स्थान प्रदान किया गया है। स्वरों
तथा व्यंजनों की सुनियोजित एवं क्रमबद्ध व्यवस्था है। देवनागरी लिपि में हर एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह निश्चित है। जैसे कला शब्द में क की ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह क नियत है। इस ध्वनि के लिए के, सी या क्यू आदि अनेक चिन्हों का भ्रामक प्रयोग नहीं हुआ है। देवनागरी की वर्णमाला सर्वाधिक व्यवस्थित वर्णमाला है। इस वर्णमाला में सभी वर्णों को उनकी उच्चारणादि विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। उदाहरणतः कंठ से उच्चरित वर्णों को एक वर्ण क वर्ण में रखा गया है। इसी प्रकार अल्प प्राण, महाप्राण वर्णों को भी एक निश्चित क्रम में रखा गया है। निश्चित ही देवनागरी लिपि में वर्णों का सुनिश्चित वर्गीकरण किया गया है। व्यंजन चिन्हों की अक्षरिकता देवनागरी लिपि में प्रत्येक व्यंजन के साथ अ वर्ण का संयोग रहता है। जैसे क धन अ बराबर क। लिपि का यह गुण अक्षरिकता कहलाता है। इससे लेखन में समय और स्थान की बचत होती है। इसके अतिरिक्त देवनागरी की कुछ अन्य विशेषताएं निम्नवत हैं। देवनागरी लिपि न तो शुद्ध रूप से अक्षरात्मक लिपि है, न ही वर्णात्मक। यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। इसमें जो ध्वनि का नाम है वही वर्ण का नाम है। इस लिपि में संयुक्त वर्णों का प्रयोग किया जाता है, यह भी इसकी एक विशेषता है। इसके लेखन और उच्चारण में पर्याप्त एकरूपता और स्पष्टता है। देवनागरी लिपि के संबंध में विद्वानों के कुछ विचार। नागरी वर्णमाला के समान सर्वांगपूर्ण और वैज्ञानिक कोई दूसरी वर्णमाला नहीं है। बाबू राव विष्णु पराडकर हमारी नागरी दुनिया की सबसे अधिक वैज्ञानिक है। महापंडित राहुल साक्षात्याय। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता स्वयं सिद्ध है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। समस्त भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक हो तो वह देवनागरी ही हो सकती है। जस्टिस कृष्ण स्वामी अय्यर। देवनागरी लिपि में सुधार की संभावनाएं। कुछ लोग देवनागरी लिपि के कतिपय दोष भी गिनाते हैं। यद्यपि ये दोष न होकर कंप्यूटर आदि यंत्रों में देवनागरी लिपि के लेखन या टंकण में आने वाली कठिनाइयां मात्र हैं, जो कि तकनीकी के विकास के साथ दुरुस्त होती जा रही हैं। कंप्यूटर और लैपटॉप पर हिंदी का आसान तरीका। देवनागरी में ई की मात्रा दी को लेकर किंचित भ्रम की स्थिति है, क्योंकि उसका उच्चारण वर्ण के बाद होता है और लिखा पहले जाता है। इसमें सुधार की थोड़ी गुंजाइश है। इसमें र के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है, जो स्पष्ट तो है लेकिन सामान्य व्यवहारकर्ता के लिए असुविधाजनक है। इसमें टंकण में भी थोड़ी समस्या आती है। संयुक्ताक्षरों का प्रयोग भी देवनागरी की विशेषता के साथ साथ उसका एक दोष भी माना जा सकता है। यदि उपर्युक्त कुछ समस्याओं का समुचित निवारण कर लिया जाए तो नागरी लिपि में संपूर्ण एकरूपता होगी और वह सर्वमान्य रूप से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लिपि बन जाएगी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि अत्यंत व्यवस्थित और वैज्ञानिक लिपि है, जो अपने गुणों और विशेषताओं के कारण बहुत ही समर्थ और सशक्त लिपि बन गई है। आज इतना ही। धन्यवाद।